interesting stories. Believe that I could climb through every page. गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। सूरज सर पर चढ़ रहा था और यहाँ वीर और बंसरी हमेशा की तरह अपनी बालकनी में रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी बंसरी जेठालाल की ओर देखते हुए कहती है कि गोकुल धाम में एक नई सुबह और यहाँ जेठा अंकल सूरज को जल चढ़ाते हुए। बंसरी ने कहा और यहाँ जेठालाल ने भी सूर्य को जल चढ़ा दिया। तभी वो बबीता जी की बालकनी की ओर देखता है जो बिल्कुल ही खाली थी। ये देख के जेठालाल मायूस हो जाता है और इसी मायूसी की वजह से बच्चों को शोर मचाते देख जेठालाल को गुस्सा आ जाता है और वो खुद से ही कहता है, लगता है आज का दिन बहुत भारी जाने वाला है। एक तो बबीता जी दिखे नहीं और ऊपर से ये बच्चे वीर और बंसरी सुबह सुबह शोर मचाने लग गए हैं। जेठालाल ने खुद से कहा और अपनी किस्मत को कोसते हुए घर में चला गया। और यह वीर और बंसरी की रिपोर्टिंग चालू ही थी। वो कुछ ना कुछ लगातार बोले ही जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हवाएं तेज चलने लगती है। कुछ समय पहले जो सूरज सर पर चढ़ रहा था वो बादलों के बीच गिर जाता है। माहौल ऐसा बन रहा था जैसे सिर्फ गोकुल धाम में ही तूफान आने वाला हो। तभी सोसाइटी में एक औरत के कदम पड़ते हैं जो धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर बढ़ रहे थे। वो जो भी थी उसकी उम्र 26 से 27 साल लग रही थी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले थे जो हवा की वजह से उड़ रहे थे। उसकी आंखों का कलर हल्का सा नीला था। वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर काला मास्क पहना हुआ था और ये सब वीर और बंसरी देख रहे होते हैं। तभी वीर को न जाने क्या लगता है, वो माइक अपने मुंह के पास लेता है और उस लड़की की ओर देखते हुए कहता है, तो दोस्तों, सोसाइटी में मौसम बदल रहा है और कोई आंटी मास्क पहने आ रही है। शायद वो भूल चुकी है कि कोरोना काल तो कब का ख़त्म हो चुका है। वीर ने कहा और हंसने लग गया। उसके साथ ही बंसरी भी हंसने लग गई। मगर यहाँ शायद उस लड़की को यह पसंद नहीं आया। वो वीर और बंसरी की ओर देखने लग गई, मगर उसकी आंखें जो पहले हल्की सी नीली हुई पड़ी थी वो अब लाल आंखों में बदलने लगी थी। और ये होते ही उन दोनों बच्चों की हंसी रुक गई, मानो उन्हें कोई सांप ही सूंघ गया हो। उस लड़की की लाल आंखें देख वो बच्चे अब पूरी तरह मानो डर गए हो और अगले ही पल वो बच्चे चुपचाप अंदर भाग गए। और यहाँ वो लड़की गोकुलधाम के बीचों बीच खड़ी थी। तभी वो खुद से कहती है, गोकुलधाम वालों, हर बार तुम्हारा सामना किसी नकली भूत से ही हुआ है, लेकिन इस बार मैं आई हूँ तुम सारे गोकुलधाम वालों को बर्बाद करने। कुछ पल बाद अभी घड़ी में 10 बज चुके थे और यहाँ जेठालाल अपने घर में चाय पी रहा था। जेठालाल कल रात लेट सोया था, जिस वजह से वो आज सुबह भी लेट ही उठा था। और अभी जेठालाल ने चाय का एक घूंट ही पिया था कि तभी बाहर से बापूजी और टप्पू बातें करते हुए अंदर आते हैं। तभी बापूजी टप्पू से कहते हैं कि आज मौसम थोड़ा सा खराब लग रहा है, हो सके तो तू आज घर के बाहर जाना ही मत। बापूजी ने कहा और टप्पू ने भी हाँ कह दिया। मगर यहाँ जेठालाल को इस वक्त चाय पीते देख बापूजी भड़क जाते हैं और जेठालाल को डांटते हुए कहते हैं, ये क्या जेठिया, अभी 10 बज चुके हैं और तू अभी तक चाय ही पी रहा है। जेठिया, क्या करूँ मैं तेरा। बापूजी ने कहा। तभी टप्पू भी कहता है, हाँ पापा, माना कि आप रोज़ लेट ही उठते हो, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। टप्पू ने कहा। मगर टप्पू की ये बात सुनकर जेठालाल थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन बापूजी को वही खड़े देख जेठालाल प्यार से बोलने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे टप्पू बेटा, ये तो कल रात में देर से सोया था, इसलिए सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया, वरना आजकल तो मैं सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ। जेठालाल ने कहा। मगर ये सुन के बापूजी फिर से उसे डांटते हुए ही कहते हैं, चलो बहुत हो गया, ये बहाने मारना बंद कर और चुपचाप दुकान जा। बापूजी ने कहा। और इतना सुनते ही जेठालाल ने जल्दी जल्दी चाय पी ली और वहाँ से निकल गया। और यहाँ बाहर मौसम अभी भी खराब ही था। तेज़ हवाएं चल रही थी, सूर्य अभी भी बादलों से ढका हुआ था और यहाँ जेठालाल सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, लेकिन बाबूजी की डांट ने उसे थोड़ा सा मायूस कर दिया था। तभी वो मन ही मन कहता है, ये बापूजी भी ना हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो मुझे बिना मतलब के ही डांट देते हैं। यही सब बड़बड़ाते हुए जेठालाल सोसाइटी के नोटिस बोर्ड तक पहुंच जाता है और अचानक से उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पर पड़ती है, जिसे देख के वो बिल्कुल ही चौंक जाता है।
न जाने उस नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा था, जिसे देखकर जेठालाल को शौक सा लग गया था। तभी वो हड़बड़ाते हुए मेहता साहब के घर के पास जाता है और 3-4 बार दरवाजे की कुंडी ठोककर मेहता साहब को आवाज़ देने लग जाता है। उसके बाद वो सोसाइटी के बीच आता है और भिड़े, पोपटलाल, हाथी, अय्यर, सोढ़ी और रतन इन सबको बारी बारी चिल्लाकर बाहर बुलाता है। और यहाँ सबसे पहले मेहता और अंजलि बाहर निकले थे और मेहता साहब बाहर निकलते ही जेठालाल से पूछते हैं, क्या हुआ जेठालाल, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो और सबको बाहर क्यों बुला रहे हो, सब ठीक तो है ना? मेहता साहब ने पूछा। तभी एक एक करके वहाँ पर सारे गोकुलधाम के लेडीज़ और जेंट्स आ जाते हैं और वो सारे एक एक करके जेठालाल से यही बात पूछते हैं कि उन्हें नीचे क्यों बुलाया है। तभी वहाँ पर बापूजी और टप्पू भी आ जाते हैं और सबको इतना शोर करते देख वो ज़ोर से चिल्लाते हैं और सबको चुप रहने के लिए कहते हैं और बापूजी की आवाज़ सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। तभी बापूजी जेठालाल से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तभी जेठालाल डरे हुए लहजे में ही अपना हाथ सोसाइटी के नोटिस बोर्ड की ओर ले जाता है और जैसे ही सबकी नज़र सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर पड़ती है तो सब के सब दंग रह जाते हैं। आगे भिड़े नोटिस बोर्ड पर जो लिखा था वो पढ़ते हुए कहता है, गोकुलधाम वालों, अब तक तुम्हारा सामना सिर्फ नकली भूतों से ही हुआ है, लेकिन इस बार मैं कोई नकली भूत नहीं हूँ और अगले 7 दिनों के अंदर तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। इतना पढ़कर भिड़े थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और टप्पू की ओर देखने लग जाता है। शायद उसे ये लग रहा था कि ये सब टप्पू ने लिखा था और यहाँ भिड़े गुस्से से टप्पू की ओर देखते हुए ही कहता है कि मुझे सब अच्छी तरह से पता है कि ये सब किसने लिखा है। लेकिन भिड़े की ये बात सुनकर जेठालाल को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि भिड़े, तू टप्पू की ओर देख के क्यों बोल रहा है? तुझे क्या लगता है कि ये सब टप्पू ने लिखा है? जेठालाल के इतना कहते ही भिड़े फिर से कहता है कि और नहीं तो क्या, टप्पू के सिवाय ये कोई लिख ही नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब टप्पू ने ही लिखा है। अब सारे गोकुलधाम वालों की नज़र टप्पू पर ही थी, जैसे उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये सब टप्पू ने ही लिखा हो। तभी टप्पू भिड़े से कहता है कि मैंने ये सब नहीं लिखा है और वैसे भी गोकुलधाम मेरा परिवार है और मैं मेरे परिवार के बारे में ऐसा लिखना तो दूर सोच भी नहीं सकता। टप्पू के इतना कहते ही मेहता साहब भी कहते हैं कि टप्पू ये सब नहीं लिख सकता और टप्पू ही क्या, सोसाइटी में से कोई भी ऐसा नहीं लिख सकता। मेहता साहब के इतना कहते ही यह सोढ़ी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही कहता है, ये जिसने भी लिखा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इतना कह के सोढ़ी बोर्ड के पास जाता है और उस पे जो लिखा था वो सब मिटा देता है। लेकिन अभी भी ये पता नहीं चला था कि आखिर उस बोर्ड पर लिखने वाला शख्स कौन था और वहाँ सोसाइटी के सारे मेंबर्स मौजूद थे सिवाय बिंजोला परिवार के, क्योंकि रतन और रूपमती दोनों ही टेंशन में लग रहे थे। वीर और बंसरी सोफे पर बैठे हुए थे, उनके अगल बगल रतन और रूपमती भी बैठे हुए थे, जो बार बार उन दोनों से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। लेकिन वीर और बंसरी इन दोनों के मुंह से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं आ रहा था और यहाँ बाहर सोसाइटी में सारी लेडीज़ डरी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि सोसाइटी में कोई भूतनी घूम रही है और वही पुरुष मंडली का दावा था कि ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें लग रहा था कि शायद किसी बाहर वाले ने उनके साथ ये मजाक किया हो। कुछ पल बाद सब अपने अपने घर जाने लगे और जेठालाल अपनी दुकान के लिए निकल गया और उनके साथ ही मेहता साहब भी ऑफिस के लिए निकल गए। लेकिन अभी वो दोनों थोड़े ही आगे बढ़े थे कि तभी सोसाइटी के बाहर से कोई टैक्सी में आता है और टैक्सी मेहता साहब और जेठालाल के बिल्कुल सामने ही आकर रुकती है। लेकिन उस टैक्सी को देखकर जेठालाल अजीब सा मुंह बनाने लगता है और मेहता साहब की ओर देखता है, मगर अभी भी उस टैक्सी से कोई भी बाहर नहीं निकला था। तभी मेहता साहब जेठालाल से कहता है कि क्या लगता है जेठालाल, कौन हो सकता है इसमें? मेहता साहब ने कहा, मगर ये सुन के जेठालाल कहता है कि चाहे कोई भी हो लेकिन सुंदर नहीं होना चाहिए। जेठालाल ने कहा और तभी उस टैक्सी में से एक आदमी निकला जिसने सर पर टोपी पहनी हुई थी और वो टैक्सी से बाहर निकलते ही जेठालाल से कहता है, भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस अनिल कुमार का फ्लैट कहाँ है? वो भी इस गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहता है। उस आदमी ने जेठालाल से पूछा और ये देखकर और सुनकर जेठालाल मन ही मन खुश होने लगा, क्योंकि वो सुंदर नहीं था। अगले ही पल जेठालाल उसे अनिल कुमार का फ्लैट बता देता है। फिर वो और मेहता साहब वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ भिड़े अपने घर में बैठे कुछ तो सोचे जा रहा था।
उस सोच में वो इतना डूब चुका था कि उसको ये भी नहीं पता था कि माधवी कब से उसे आवाज़ दिए जा रही थी, मगर भेड़े को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी माधवी उसके पास आती है और उसके कंधे को हिलाने लगती है, जिससे भेड़े अपनी सोच से बाहर निकलता है। और अगले ही पल माधवी उससे कहती है कि आप इतना क्यों सोच रहे हो, पक्का किसी बाहर वाले ने ही बोर्ड पर वो सारी चीज़ें लिखी थी। माधवी ने कहा, जो सुन के भेड़े कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो भी था उसने ये सब लिखा क्यों होगा। भेड़े ने पूछा, जिसका माधवी के पास कोई भी जवाब नहीं था। कुछ समय बाद यह जेठालाल अपने दुकान के बाहर खड़ा था और उसकी नज़र दुकान के अंदर जहां उसे कस्टमर दिख रहा था और उसके सामने ही नटू काका और बाघा खड़े थे। उस कस्टमर को देख के जेठालाल खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी से दुकान के अंदर जाता है। तभी वहाँ नटू काका उस कस्टमर से कहते हैं कि ये लीजिए, ये मोबाइल हमारे दुकान का बेस्ट फ़ोन है। इतना कह के नटू काका ने उसे मोबाइल दे दिया। मोबाइल लेते ही वो कस्टमर पीछे मुड़ा तो जेठालाल के होश उड़ गए। ये कस्टमर उसका साला सुंदर था। मानो उस वक्त जेठालाल को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसा रिएक्ट करना चाहिए। तभी सुंदर कहता है, माय डियर जीजा जी, वो मैं घर ही आने वाला था, लेकिन रास्ते में मेरा फ़ोन खराब हो गया तो सोचा एक नया फ़ोन खरीद लूँ। सुंदर ने कहा। ये सुनते ही जेठालाल थोड़े गुस्से में कहता है, लेकिन ये 30,000 का फ़ोन है, इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत थी। जेठालाल ने कहा। तभी यह बाघा कहता है कि अच्छा ही तो है, सुबह सुबह हमारी दुकान की बोनी हो गई। बाघा ने कहा और अगले ही पल सुंदर कहता है, चलो जीजा जी, नटू काका, बाघा भाई, मैं चलता हूँ, वो मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इतना कह के सुंदर वहाँ से जाने लगा और यह जेठालाल उसे देखते ही रह गया। उसका मन तो हो रहा था कि वो अभी उसके हाथ से फ़ोन छीन कर ले ले, मगर वो बेबस नज़र आ रहा था। उसे लगता है कि चलो एक बात तो सही हुई कि उसे टैक्सी का भाड़ा नहीं देना पड़ा और सुंदर के वजह से उसके दुकान की बोनी भी हो गई। तभी वो थोड़ा खुश होते ही नटू काका और बाघा से कहता है कि सुंदर को ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं दिया ना, वैसे भी वो मोबाइल तो बहुत महंगा है। जेठालाल ने पूछा और ये सुनते ही बाघा कहता है कि नहीं, बल्कि सुंदर भाई को तो अच्छा खासा डिस्काउंट हम दे रहे थे, लेकिन सुंदर भाई ने मना कर दिया। बाघा ने कहा, लेकिन ये सुन के जेठालाल को थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी जेठालाल उन दोनों से पूछता है कि इस सुंदर ने पैसे कैश दिए हैं या ऑनलाइन। इस सुंदर ने पैसे कैश दिए हैं या ऑनलाइन। जेठालाल की इतना कहते ही नटू काका इसका जवाब देते हैं कि सेठ जी, सुंदर ने पैसे ना तो कैश दिए हैं और ना ही ऑनलाइन। उसने कहा कि जीजा जी और मेरे बीच में पैसों की बात कभी नहीं आती। अगर वो यहाँ होते तो 30,000 का मोबाइल तो क्या, मुझे 60,000 का भी मोबाइल फ्री में दे देते। और सुंदर ने कहा है कि अभी तो वो 7 दिन तक मुंबई में ही रहने वाले हैं, तो पैसे तो वो कभी भी दे देंगे, नटू काका ने कहा। और ये सुन के जेठालाल गुस्से से आग बबूला होए जा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी उन दोनों को दुकान से निकाल दे। कुछ समय बाद यह सुंदर एक होटल में आकर रुका था। उसने अपने नए फ़ोन में सिम कार्ड भी डाल लिया था। तभी वो अपने फ़ोन में किसी का नंबर डायल करता है, 69698373, और जैसे ही सामने वाला फ़ोन उठाता है तब सुंदर कहता है कि काम हो गया है, आज मैंने आते ही जीजा जी से 30,000 लूट लिए हैं और अभी तो मैं अगले 7 दिन तक यही हूँ। इन 7 दिनों में तो मैं जीजा जी को 1-2 लाख का चूना लगा ही दूंगा, सुंदर ने कहा। और अगले ही पल फ़ोन से आवाज़ आती है, बहुत बढ़िया काम किया सुंदर, तुम्हें जेठालाल को ऐसे ही परेशान करते रहना है। फ़ोन से आवाज़ आई। ये सुनते ही सुंदर ने हाँ कहकर फ़ोन रख दिया। थोड़े समय बाद अब दोपहर के 3 बज रहे थे और यहाँ गोकुल धाम में माहौल शांत हो चुका था और यहाँ बोर्ड पर जो पहले लिखा हुआ था वह तो सोडी ने कब का मिटा दिया था और जिस पर अभी भीड़े ने एक अच्छा सा सुविचार भी लिख दिया था। और यह अंजलि अपने घर में स्ट्रिक्ट डाइट की किताब पढ़ रही थी, जिसमें डाइट की 500 नई रेसिपीज थी। तारक के ऑफिस जाने के बाद अंजलि का यही मेन काम होता था, नई से नई डाइट रेसिपी ढूंढ निकालना। और अभी वो किताब पढ़ ही रही होती है कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। अंजलि जैसे ही फ़ोन में देखती है तो उसके फ़ोन में जिस नंबर से कॉल आ रहा था वह नंबर था 69698373। अंजलि जैसे ही फ़ोन उठाती है तो सामने से आवाज़ आती है, आज से तारक की डाइट और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देना।
सुबह शाम और रात सोने से पहले एक ग्लास नीम का जूस, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने में बस करेला, मेथी और पालक, बस यही चीज़ें होनी चाहिए। फ़ोन से आवाज़ आई। ये सुनते ही अंजलि भी कहती है, जैसा आप कहे, आज से मैं तारक की डाइट और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दूंगी और उनके पीछे एक जासूस भी लगा दूंगी जिससे वो कभी भी बाहर का मसाले वाला खाना नहीं खा पाए। अंजलि ने कहा और यह होते ही फ़ोन कट हो गया। मगर तभी बाहर से अंजलि को कुछ आवाज़ें आने लगी और जैसे ही वो बाहर गई तो वहाँ रूपा, रतन, वीर, बंसरी और साथ ही पोपटलाल खड़ा था। लेकिन पोपटलाल आज थोड़ा ज़्यादा ही खुश लग रहा था। वो आज सज धज के खड़ा था जैसे कि आज उसकी शादी हो। लेकिन यहाँ रतन और रूपा ज़्यादा खुश नहीं थे और तभी यहाँ अंजलि पोपटलाल को इतना खुश देखकर उससे कहती है कि क्या हुआ पोपटलाल भाई, आज तो आप ऐसे तैयार हुए हैं जैसे आपको लड़की वाले देखने आने वाले हो। अंजलि के इतना कहते ही पोपटलाल कहता है कि सही कहा अंजलि भाभी, आज मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं और मेरे साथ कोई नहीं है। भिड़े तो बाहर गया है, सोडी गैरेज में होगा, अय्यर भाई और मेहता साहब ऑफिस में और जेठालाल तो दुकान में होगा। और मैंने रतन भाई और रूपा भाभी से भी कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलिए, लेकिन ये भी नहीं आ पाएंगे। पोपटलाल ने कहा। लेकिन इतना सुन के अंजलि पूछती है क्यों। तभी रूपा कहती है कि वीर और बंसरी की तबीयत खराब है, इसलिए हम इन्हें हाथी भाई के घर ले जा रहे हैं, तो हम तो आज पोपटलाल भाई के साथ नहीं रह पाएंगे, रूपा ने कहा। तभी अंजलि पूछती है कि क्या हुआ है इन्हें। तो रूपा जवाब देती है कि नहीं पता, ये दोनों सुबह तो ठीक ही थे लेकिन अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, रूपा ने कहा। और ये सुन के यहाँ पोपटलाल कहता है कि कोई बात नहीं, आप दोनों इन्हें लेकर हाथी भाई के क्लिनिक जाओ और मेरे साथ अंजलि भाभी तो है ही और मैं चंपक चाचा को भी बुला लेता हूँ, पोपटलाल ने कहा। और इतना सुनते ही रतन, रूपा, वीर और बंसरी को लेकर हाथी भाई के क्लिनिक चले गए। कुछ पल बाद अब पोपटलाल ने चंपक चाचा को भी बुला लिया था और वो चंपक चाचा और अंजलि सोसाइटी में ही खड़े थे और यहाँ पोपटलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और यहाँ चंपक चाचा और अंजलि भाभी भी खुश लग रहे थे। मगर तभी चंपक चाचा पोपटलाल से कहते हैं कि लड़की वाले कितनी देर में आ रहे हैं, तुझे पता तो है ना, या ऐसा तो नहीं कि वो 2-3 घंटे बाद आ रहे हो और तूने हमें अभी यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, चंपक चाचा ने कहा। जो सुन के पोपटलाल कहता है कि चाचा जी, लड़की वालों को तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो अब तक आए क्यों नहीं। रुकिए, मैं उन्हें अभी फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, पोपटलाल ने कहा और फ़ोन निकालने लग गया। लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला तो वहाँ फ़ोन था ही नहीं। वो बारी बारी हर जगह चेक करने लगा, लेकिन शायद उसके पास फ़ोन था ही नहीं। तभी यहाँ अंजलि कहती है कि पोपटलाल भाई, आपके पास फ़ोन है ना, या ऐसा तो नहीं कि आप घर पर ही भूल गए, अंजलि ने कहा। और ये सुन के चाचा जी थोड़े भड़कते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर ये फ़ोन घर पर ही भूल आया होगा, कभी भी इसके रिश्ते की बात निकलती है तो ये बावरा हो जाता है, चाचा जी ने कहा। लेकिन ये सुन के पोपटलाल तुरंत ही कहता है कि हाँ, शायद वो लड़के वालों का जब फ़ोन आया था तब मैं घर पर ही था और जब उनका फ़ोन आया और मुझे पता चला कि वो लोग मुझे देखने आने वाले हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तैयारी करने की हड़बड़ाई में मैं शायद फ़ोन घर पर ही भूल आया हूँ, पोपटलाल ने कहा। और इतना सुन के चंपक चाचा तुरंत ही कहते हैं कि अभी यहाँ खड़ा क्या है, जल्दी जल्दी घर जा और फ़ोन लेकर आ और उन्हें पूछ कि वो कितनी देर में आ रहे हैं, चंपक चाचा ने कहा। और ये सुन के पोपटलाल तुरंत ही अपना फ़ोन लेने चला जाता है और यह हाथी भाई वीर और बंसरी को चेक कर चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। तभी रूपा हाथी भाई से पूछती है कि क्या हुआ है मेरे बच्चों को, ये ठीक तो हो जाएंगे ना, रूपा ने पूछा। मगर शायद हाथी भाई के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था और यहाँ रतन भी उनसे पूछता है कि हाथी भाई नहीं, क्या हुआ है, ये दोनों आज तक इससे पहले इतने शांत और चुप तो कभी नहीं रहे, रतन ने पूछा। तभी हाथी भाई कहते हैं कि देखिए रतन भाई, कभी कभी क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है तब ऐसा हो सकता है, इंसान थोड़े सदमे में भी जा सकता है और हो ना हो वीर और बंसरी के साथ यही हुआ होगा, हाथी भाई ने कहा। जो सुन के रूपा और भी परेशान हो जाती है और कहती है कि लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देख के ये दोनों इतने डर जाए, और वैसे भी ऐसी क्या बात हो गई कि ये दोनों इतने ज़्यादा डर गए, रूपा ने पूछा। और अगले ही पल रतन भी हाथी भाई से पूछता है, मान लो अगर ये दोनों डरे भी हुए हैं तो अब इनके अंदर का डर कैसे ख़त्म करे, ये दोनों कब तक पहले जैसे और ठीक होंगे।
रतन ने पूछा, जो सुन के हाथी भाई कहते हैं कि देखिए मेरी मानो तो ये दोनों आज ही ठीक हो जाए, क्योंकि ये बच्चे हैं और पिछली बातों को जल्दी भूल जाते हैं, और आप दोनों इनसे बात करते रहना जिससे ये जल्दी नॉर्मल हो जाए। हाथी भाई ने कहा, और यहाँ पोपटलाल अपने घर का दरवाजा खोल रहा था और अगले ही पल वो अंदर चला गया। पोपटलाल बहुत खुश लग रहा था। अपनी शादी के बारे में सोचकर ही वो गाने गा रहा था, खुशी से हंसे जा रहा था। आज मानो वो जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ। मगर तभी लाइट चली जाती है। सारी खिड़कियों पर पर्दे बिछे हुए थे, इसलिए घर के अंदर जरा भी रोशनी नहीं आ रही थी, मानो वहाँ एक पल में ही रात हो गई हो। और यह पोपटलाल खुद से ही थोड़ा गुस्से में कहता है, इस लाइट को भी अभी जाना था। एक तो आज लड़की वाले देखने आ रहे हैं और पता नहीं मैंने अपना फ़ोन भी कहाँ रख दिया। ये भिड़े बिना सोसाइटी का सेक्रेटरी है, लेकिन कुछ भी काम ठीक से नहीं करता, कभी भी लाइट चली जाती है। पोपटलाल ने गुस्से में खुद से कहा, लेकिन तभी वो ये सब भूल जाता है और फिर से खुश होने लगता है, क्योंकि आज उसका शायद रिश्ता तय होने वाला था। और तभी पोपटलाल को लगता है कि पहले खिड़कियों से पर्दे हटा देना चाहिए, कम से कम रोशनी तो आएगी। तभी वो खिड़कियों की तरफ जाता है, लेकिन तभी उससे पीछे से एक औरत की डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, बहुत खुश लग रहे हो पोपटलाल। सुबह वो दो बच्चे भी बहुत खुश लग रहे थे और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इतना खुश रहे, तो मैंने उनका काम तो तमाम कर दिया और अब तुम्हारी बारी है पोपटलाल।